हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरा सामना करने की? एक भारी आवाज के साथ हवलदार का भारी बूट उसकी बांह पर पड़ा। इस हाथ से तू दोबारा बंदूक नहीं पकड़ पाएगा। अंधेरे गोदाम में एक युवा सैनिक की दर्दनाक चीख गूंज उठी। कुछ दिनों बाद मेडिकल यूनिट की रिपोर्ट में लिखा था, मामूली मोच है, कुछ दिन आराम करने से ठीक हो जाएगा। टूटी हुई हड्डी का सच ठंडे कागजों के पीछे पूरी तरह से छिपा दिया गया था। समय बीतता गया और निराशा की गहराई से उसने अपनी आखिरी ताकत लगाकर रिसीवर उठाया। फोन के दूसरी तरफ से बेटे की आखिरी उम्मीद भरी घबराई हुई आवाज आई, मां मुझे बचा लो, मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है। और ठीक अगले दिन सुबह, उस यूनिट की शांतिपूर्ण सुबह आसमान को चीरती हुई दो विशाल परछाइयों से ढक गई। उसके पिता एक 2 स्टार मेजर जनरल और उसकी मां एक 1 स्टार ब्रिगेडियर अपने बेटे के लिए खूनी इंसाफ करने के लिए खुद नर्क के दरवाजे खोलकर उतरे थे। यह कहानी इस सारी त्रासदी के शुरू होने से कुछ महीने पहले एक नौजवान के पक्के वादे से शुरू होती है। सेना की विशाल दुनिया में सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा करके कूदने वाले एक बेटे की अकेली लड़ाई। और जिस पल वह बेटा टूट गया, उस पल आखिरकार जागे 2 शेरों का गुस्सा। सब्सक्राइब और लाइक करें और अब से उस चौंकाने वाले सच के अंत को हमारे साथ देखें। उस साल की सर्दियां कुछ ज्यादा ही ठंडी थीं। दुनिया के सारे रंग फीके पड़ चुके थे और बेरंग आसमान के नीचे अर्जुन सिंह अपने छोटे कटे हुए बालों को अजीब तरह से सहला रहा था। खुरदुरा एहसास उसकी हथेली को चुभ रहा था। कल तक जो उसका अपना कमरा, अपनी जिंदगी थी, वह अब एक सपने की तरह दूर लग रही थी। कल से वह 20 साल का नौजवान अर्जुन सिंह नहीं, बल्कि देश की रक्षा करने वाला एक सैनिक कहलाएगा, जिसके कंधे पर एक भारी जिम्मेदारी होगी। रात के खाने की मेज हमेशा की तरह सजी थी, लेकिन हवा में एक भारीपन था। चम्मच और प्लेटों के टकराने की आवाज ही उस अजीब खामोशी को तोड़ रही थी। उसकी मां सुनीता शर्मा जबरदस्ती मुस्कुराते हुए अर्जुन की थाली में सब्जी डाल रही थीं, लेकिन उनकी आंखें पहले ही लाल हो चुकी थीं। अर्जुन चुपचाप खाना निगल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। मैं ठीक से जाकर आऊंगा, जैसे घिसे पिटे शब्द इस भारी माहौल को संभालने के लिए बहुत हल्के थे। और चिंता मत करो कहने से मां की चिंता जरा भी कम नहीं होगी, यह जानकर उसने कुछ नहीं कहा। उसकी मां सुनीता शर्मा कोई साधारण मां नहीं थी। उनके कंधे पर भारतीय सेना के ब्रिगेडियर यानी 1 स्टार का पद था। वह रक्षा मंत्रालय, सेना मुख्यालय की एक प्रमुख शाखा में एक महत्वपूर्ण पद पर थीं, जो सेना की सबसे प्रभावशाली महिला जनरलों में से एक थीं। लेकिन आज खाने की मेज पर वह सिर्फ एक चिंतित मां थीं, जो अपने बेटे को भरी आंखों से देख रही थीं। खाना खत्म होने के बाद उसके पिता विक्रम सिंह राठौर ने अर्जुन को अपने स्टडी रूम में बुलाया। पिता का स्टडी रूम हमेशा उसके लिए एक सम्मान की जगह थी। एक दीवार पर भरी हुई किताबें, भारी लकड़ी की मेज और उस पर रखे अनगिनत मेडल और स्मृति चिन्ह पिता के व्यक्तित्व के वजन को दर्शाते थे। उसके पिता ने 2 सितारों वाली वर्दी नहीं पहनी थी, लेकिन उनके कंधे हमेशा एक फील्ड आर्मी को कमांड करने वाले 2 स्टार मेजर जनरल की तरह चौड़े और मजबूत थे। अर्जुन, पिता ने धीमी आवाज में अपने बेटे का नाम पुकारा। फिर उन्होंने चुपचाप व्हिस्की को सुनहरे रंग के तरल से भरा। उसके पिता लगभग कभी शराब नहीं पीते थे। अर्जुन बस चुपचाप अपने पिता को देखता रहा। क्या तुम सच में ठीक रहोगे? यह एक सवाल से ज्यादा पुष्टि थी। जब अर्जुन ने अपनी पृष्ठभूमि को पूरी तरह से छिपाकर एक सबसे साधारण सैनिक के रूप में, और वह भी सबसे कठिन मानी जाने वाली सीमावर्ती यूनिट में भर्ती होने का फैसला किया था, तो उसके माता पिता ने लंबे समय तक इसका विरोध किया था। उन्होंने उसे समझाया था कि कांटों भरा रास्ता चुनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम पहले से ही हमारे लिए एक गौरवशाली बेटे हो। लेकिन अर्जुन की जिद को कोई नहीं तोड़ सका। उसने अपनी पूरी जिंदगी एक जनरल जोड़े के बेटे के रूप में बिताई थी। जब भी वह कुछ अच्छा करता, लोग कहते, आखिरकार खून का असर तो होता ही है। और अगर वह कोई छोटी सी भी गलती करता, तो लोग कानाफूसी करते कि वह अपने माता पिता का नाम खराब कर रहा है। उसे कभी भी सिर्फ अर्जुन सिंह के रूप में नहीं आंका गया था, इसलिए उसने यह रास्ता चुना था। वह एक ऐसी बंजर जमीन पर, जहां न तो पिता का प्रभाव था और न ही मां की पहुंच, सिर्फ अपनी ताकत से खुद को साबित करना चाहता था। वह सेना की सबसे कठोर और मौलिक दुनिया में अपनी सीमाओं से टकराना चाहता था, उन्हें पार करना चाहता था और एक मजबूत इंसान बनना चाहता था। जी पापा, यह मेरा चुना हुआ रास्ता है।
मुझे कोई पछतावा नहीं है, अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। उसकी आवाज में 20 साल के एक नौजवान के आत्मविश्वास के साथ साथ खुद को साबित करने की एक मजबूत इच्छा थी। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं नहीं रोकूंगा। पिता ने व्हिस्की का गिलास एक ही घूंट में खाली कर दिया। कड़वा तरल उनके गले से नीचे उतरता हुआ दिखाई दे रहा था। उन्होंने कुछ देर खिड़की के बाहर के अंधेरे को देखा और फिर अपने बेटे की ओर मुड़े। बस एक वादा करो, अगर कोई ऐसा मिलाम्स के बाहर के पल आए जब तुम्हारे लिए टिकना मुश्किल हो जाए, जब तुम किसी अनुचित हिंसा या ऐसी स्थिति का सामना करो जिसे तुम अपनी ताकत से नहीं बदल सकते, तो बिना किसी हिचकिचाहट के फोन करना। यह कमजोरी नहीं, बल्कि खुद को बचाने का सबसे बुद्धिमानी भरा तरीका है। तुम हमारे बेटे होने से पहले इस देश के एक अनमोल बेटे हो जिसे देश की रक्षा करनी है। यह मत भूलना कि खुद की रक्षा करना ही देश की रक्षा करने का पहला कदम है। पिता के शब्दों में भारतीय सेना जैसे विशाल संगठन की कार्यप्रणाली, उसकी रोशनी और परछाइयों को किसी से भी बेहतर जानने वाले की गहरी चिंता छिपी थी। आप चिंता न करें, मैं आपके और मां का बेटा हूं, अर्जुन ने जानबूझकर और भी आत्मविश्वास से कहा। फिर अपने माता पिता को आश्वस्त करने के लिए उसने अपना आखिरी वादा जोड़ा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी ताकत से हर मुश्किल का सामना करूंगा। मैं कभी भी आपको या मां को पहले फोन नहीं करूंगा, मैं वादा करता हूं। यह 20 साल के एक नौजवान का दृढ़ संकल्प था और अपने माता पिता की विशाल छाया से बाहर निकलने की एक बेटे की गहरी इच्छा का ऐलान था। लेकिन यह वादा उसे भविष्य में कितने गहरे नर्क में धकेल देगा, यह अभी कोई नहीं जानता था। उस रात अर्जुन सो नहीं सका। अपने बिस्तर का जाना पहचाना एहसास, खिड़की से दिखती शहर की रोशनी, दीवार पर दोस्तों के साथ लगी तस्वीरें, यह सब जल्द ही खत्म हो जाएगा। यह सोचकर उसका दिल दुख रहा था। क्या मैं सच में यह कर पाऊंगा? क्या मेरा फैसला सही था? अनगिनत विचार उसके दिमाग में घूम रहे थे, लेकिन उसने जल्द ही खुद को संभाला। अगर इससे बच नहीं सकते तो इसका सामना करना ही होगा। और उसने खुद को बार बार याद दिलाया कि वह कमजोर नहीं है। बचपन से ही अपने पिता के प्रभाव में लगातार व्यायाम करने के कारण उसे अपनी शारीरिक ताकत पर पूरा भरोसा था कि वह किसी से पीछे नहीं रहेगा। उसने माना कि यह उसकी सैन्य सेवा में सबसे बड़ा हथियार होगा। अगले दिन सुबह दिल्ली छावनी में राजपूत रेजिमेंटल सेंटर के भर्ती गेट के सामने अपने बेटे को विदा करते हुए मां अपने आंसू नहीं रोक सकी और अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ लिया। खाना मत छोड़ना, चोट मत लगाना, ठीक है? वादा करो। हाँ मां, आप चिंता मत करो, मैं जल्द ही छुट्टी पर आऊंगा और आपसे मिलूंगा। पिता ने चुपचाप अपने बेटे के कंधे थपथ पाए। यह किसी भी शब्द से ज्यादा भारी और गहरा प्रोत्साहन था। भर्ती का समय नजदीक आ रहा था और लाउड स्पीकर से रंगरूटों को बुलाने की आवाज गूंजने लगी। अब सच में विदा होने का समय था। अर्जुन ने अपने परिवार की ओर आखिरी बार झुककर प्रणाम किया और फिर मुड़ गया। उसने ठान लिया था कि वह पीछे मुड़कर नहीं देखेगा और ट्रेनिंग सेंटर के लोहे के गेट की ओर चल पड़ा। जब तक उसकी परछाई अनगिनत रंगरूटों की भीड़ में गायब नहीं हो गई, तब तक उसके जनरल पिता और मां साधारण माता पिता की तरह मजबूती से खड़े होकर अपने बेटे को देखते रहे। जैसे ही वह लोहे के गेट के अंदर घुसा, दुनिया का सारा शोर बंद हो गया और केवल प्रशिक्षक की तीखी चीखें उसके कानों में गूंजने लगीं। अर्जुन सिंह की सैन्य सेवा इस तरह शुरू हो रही थी। कठिन ट्रेनिंग सेंटर का जीवन समाप्त होने और आगे की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अर्जुन को आखिरकार उसकी यूनिट में तैनाती मिली। उसे जिस जगह भेजा गया वह लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित लद्दाख स्काउट्स थी। एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनते ही हड्डियों तक ठंडक पहुंच जाती थी, जो भारतीय सेना में सबसे कठिन प्रशिक्षण और सबसे कड़े अनुशासन के लिए प्रसिद्ध थी। किसी को नहीं पता था कि अर्जुन ने जानबूझकर सबसे कठिन जगह चुनी थी। एक खड़खड़ाते सैन्य ट्रक में बैठकर अंतहीन पहाड़ी सड़कों पर चढ़ते हुए अर्जुन खिड़की से गुजरते हुए बंजर दृश्यों को चुपचाप देखता रहा। सूखी टहनियां और छाया में अभी भी जमी हुई बर्फ के अवशेष, सब कुछ अपरिचित और कठोर था। अब असली लड़ाई शुरू हो चुकी थी। यूनिट के मुख्य द्वार से गुजरते ही उनका स्वागत तीखे नारों और सख्त चेहरों वाले सीनियर्स ने किया। नए सैनिकों को ले जा रहे स्थायी स्टाफ का चेहरा ठंडा था और उनकी आवाज तलवार की धार की तरह तेज थी। अर्जुन को जिस कंपनी में तैनात किया गया था वह एक टोही कंपनी थी।
यह यूनिट के भीतर सबसे खतरनाक मिशनों को अंजाम देने वाली सबसे जिंगिंग टुकड़ी होने का गौरव रखती थी। लेकिन साथ ही यहाँ की दबी कुचली सामाजिक विकृतियां भी गहरी जड़ें जमा चुकी थीं। जैसे ही वह बैरक में घुसा, दर्जनों आंखें एक साथ उसकी ओर घूम गईं। अपना बक्सा ठीक कर रहा सीनियर, अपने बूट पॉलिश कर रहा सीनियर, चिट्ठी लिख रहा सीनियर, सबने अपना काम रोक दिया और नए सैनिकों को ऐसे घूरने लगे जैसे वे चिड़ियाघर के बंदर हों। उनकी नजरों में खुली उत्सुकता के साथ साथ एक नई पदानुक्रम को स्थापित करने की कोशिश की एक खोजपूर्ण चमक थी। ए नए रंगरूट, इधर आ। सबसे ऊपर वाले बंकर बेड पर टेक लगाकर बैठे एक हवलदार ने सुस्त आवाज में कहा, हवलदार संदीप तोमर। वह इस बैरक का असली राजा था। चिलचिलाती गर्मी में भी वह बैरक में सबसे ठंडी जगह पर बैठता था और कोई भी उसकी शांति भंग करने की हिम्मत नहीं करता था। उसके बगल में नायक और अन्य जवान परछाई की तरह चिपके रहते थे। जवान अर्जुन सिंह। अर्जुन ने अपना परिचय देते हुए कमर सीधी कर ली। उसकी आवाज बुलंद थी और उसकी मुद्रा में कोई ढीलापन नहीं था। जैसा उसे ट्रेनिंग सेंटर में सिखाया गया था, ठीक वैसा ही। लेकिन हवलदार तोमर की नजरों में यह अखर रहा था। आमतौर पर नए सैनिक अपनी यूनिट में आते ही डर जाते हैं, उनकी आवाज दब जाती है और कंधे झुक जाते हैं। लेकिन यह लड़का कुछ अलग ही तरह से आत्मविश्वास से भरा था। उसका यह आत्मविश्वास किसी न किसी तरह से उसके मन को खटक रहा था। सिर्फ आवाज ऊंची होने से कुछ नहीं होता। चल देखते हैं तुझमें क्या है। हवलदार तोमर ने ठुड्डी से इशारा किया और बगल में खड़ा नायक राजेश यादव आगे आया। उसने एक कुटिल मुस्कान के साथ अर्जुन के चारों ओर चक्कर लगाया। ए रंगरूट, बाहर की दुनिया में क्या करता था? छात्र था साहब। छात्र तो ठीक है, पर शरीर तो वर्जिश वाला लगता है। बचपन से लगातार करता आया हूं साहब। अर्जुन ने झूठ नहीं बोला। वह कराटे और जूडो में लगभग ब्लैक बेल्ट के स्तर का था, लेकिन उसे इस बात का ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं थी। उसने बस शांति से सच का जवाब दिया। लेकिन उसकी यह शांति नायक यादव को घमंड लगी। ओ वर्जिश? कौन सी वर्जिश? जरा देखें तो। नायक यादव ने मजाक में अर्जुन के कंधे पर थपकी मारी। उसने काफी जोर लगाया था, लेकिन अर्जुन हिला तक नहीं। एक चट्टान की तरह मजबूत कंधे पर नायक यादव का हाथ खुद ही शर्मिंदा हो गया। पल भर में बैरक का माहौल ठंडा पड़ गया। हवलदार तोमर की भौहें तन गईं। इस कमीने को देखो, हिम्मत तो है। ठीक उसी समय बैरक का दरवाजा खुला और प्लेटून कमांडर लेफ्टिनेंट कपिल वर्मा अंदर आया। वह हाल ही में कमीशन हुआ एक युवा अधिकारी था, जिसका चेहरा अभी भी बचकाना था, लेकिन उसकी आंखें किसी चीज से थकी हुई और धुंधली लग रही थीं। वह एक नए सैनिक के आने की रिपोर्ट सुनकर अनिच्छा से अपना चेहरा दिखाने आया था। उसके लिए प्लाटून के सदस्य केवल एक बोझ थे, सांख्यिकीय संख्याएं जो उसके सैन्य करियर में कोई समस्या पैदा न करें। उसकी उदासीनता बैरक के विकृत सत्ताधारियों को पंख देने के बराबर थी और उनका पहला शिकार अब स्पष्ट रूप से नया आया हुआ, कुछ हद तक आत्मविश्वास से भरा और अकड़ा हुआ जवान अर्जुन सिंह बनने वाला था। संघर्ष के बीज इस तरह पहली मुलाकात के क्षण से ही अंकुरित हो रहे थे। लेफ्टिनेंट कपिल वर्मा की उदासीनता की उपजाऊ मिट्टी पर हवलदार संदीप तोमर और नायक राजेश यादव के बुरे कर्म जहरीले मशरूम की तरह फलने फूलने लगे और उनकी सारी दुष्टता जवान अर्जुन सिंह की ओर निर्देशित थी। यह एक अदृश्य युद्ध जैसा था। बिना किसी वफादारी के युद्ध के मैदान में अर्जुन को अकेले ही अनगिनत दुश्मनों का सामना करना पड़ा। उनका उत्पीड़न पहले तो बचकाने और छोटे मोटे मामलों से शुरू हुआ, लेकिन उनका तरीका बहुत चालाक और लगातार था, जो अर्जुन के धैर्य की लगातार परीक्षा लेता रहा। खाने के समय वे जानबूझकर अर्जुन की थाली में अपनी नापसंद की सब्जी फेंक देते या उसकी दाल में थूक देते थे। जब अर्जुन चुपचाप उसे खा लेता तो वे मजाक उड़ाते, यह कमीना तो जो भी दो सब खा जाता है, सुअर कहीं का। और अगर वह उसे नहीं खाता तो वे ताना मारते, देश का खाना बर्बाद करता है क्या, नखरेबाज कमीना। व्यक्तिगत तैयारी के समय में अर्जुन को कभी आराम नहीं करने दिया जाता था। सीनियर्स के बूट पॉलिश करना, उनकी सिकुड़ी हुई वर्दी को इस्त्री करना और उनके बिखरे हुए बक्से को व्यवस्थित करना, यह सब उसकी जिम्मेदारी थी। उसके हाथ छिल गए थे और उसकी कमर टूटने लगी थी, लेकिन वह चुपचाप दिए गए काम करता रहा। ए अर्जुन, तेरे हाथ में तो हुनर है ना? मेरी प्रेमिका को भेजने के लिए चिट्ठी को थोड़ा सुंदर बना दे। अर्जुन, कंधे दबा दे जरा। ट्रेनिंग से बदन अकड़ गया है। वे अर्जुन को अपने निजी नौकर की तरह इस्तेमाल करते थे। अर्जुन ने सब कुछ सहा।
उसने खुद को दिलासा दिया कि यह भी सैन्य जीवन का एक हिस्सा है और समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसकी ईमानदारी और धैर्य ने उनकी क्रूरता को और भी भड़का दिया। यह कमीना तो जो भी कहो सब करता है, कोई मजा ही नहीं है। उन्होंने उत्पीड़न के नए और अधिक क्रूर तरीके ईजाद किए। रात होने पर पीड़ा और भी गहरी हो जाती थी। जब सब सो रहे होते थे तो हवलदार तोमर या नायक यादव ड्यूटी पर तैनात अर्जुन को शौचालय या गोदाम में बुलाते थे और फिर बिना किसी कारण के वे उस पर हिंसा करते थे। आज तूने जिस तरह से मुझे घूरा वह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुम इतने अकड़ कर रहते हो कि दूसरे नए सैनिक भी अनुशासनहीन हो रहे हैं। यह सब तुम्हारी भलाई के लिए है। वे हर तरह के बेतुके कारण बताकर अर्जुन के चेहरे और पेट पर मुक्के मारते थे। उसे आवाज न करने देने के लिए उसका मुंह बंद कर दिया जाता था और इस हिंसा के सामने अर्जुन असहाय था। उसका पूरा शरीर नीले काले निशानों से भर गया। नहाते समय आईने में अपने शरीर को देखना भयानक था, लेकिन उसने दर्द का कोई संकेत नहीं दिया। अगले दिन सुबह वह ऐसे उठता था जैसे कुछ हुआ ही ना हो और अपनी दिनचर्या में लग जाता था। उसका यह रवैया सीनियर्स को एक जिद्दी कमीना और साथियों को एक मूर्ख के रूप में दिखाई देता था। एक दिन बैरक में अपने साथियों से बात करते समय एक साथी ने धीरे से पूछा, अर्जुन तुम ठीक हो? मुझे लगता है सीनियर्स तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहे हैं। अर्जुन ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं ठीक हूं। जब नए होते हैं तो ऐसा ही होता है। वह अपनी पीड़ा किसी और को नहीं दिखाना चाहता था और वह अपने साथियों को इसमें शामिल करके उन्हें भी मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। उसकी चुप्पी उसके साथियों के लिए एक तरह की चिंता भी थी। उत्पीड़न शारीरिक हिंसा से आगे बढ़कर मानसिक क्षेत्र में भी घुस गया था। वे अर्जुन के परिवार के बारे में लगातार पूछताछ करते थे। तेरा घर अमीर है क्या? तेरे बाप क्या करते हैं? वे एक साधारण कंपनी में काम करते हैं। अर्जुन ने पहले से तैयार झूठ को दोहराया। उसके जवाब पर हवलदार तोमर ने उपहास किया, कंपनी में काम करने वाले का बेटा इतना अकड़ू कैसे हो सकता है? किसी कंपनी का चेयरमैन का बेटा है क्या? वे अर्जुन के सामने ही उसके माता पिता के लिए अभद्र गालियां बकते थे। खुद को मार खाना वह सह सकता था, लेकिन अपने माता पिता का अपमान सहना मुश्किल था। उसकी मुट्ठियां भिंच गईं और जबड़ा कांपने लगा, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। अगर वह यहां फट पड़ता तो सब कुछ खत्म हो जाता। यह उनके इरादों में फंसने जैसा होता। अर्जुन ने आखिरी उम्मीद के साथ अपने प्लाटून कमांडर लेफ्टिनेंट कपिल वर्मा से मिलने का अनुरोध किया। यह नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार सबसे तर्कसंगत समाधान था। कांपते हुए दिल से उसने प्लाटून कमांडर के कार्यालय का दरवाजा खटखटाया। लेफ्टिनेंट वर्मा अपनी मेज पर बैठकर स्मार्टफोन पर गेम खेलने में व्यस्त था। क्या बात है? उसने नजरें हटाए बिना लापरवाही से पूछा। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, बोलो। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। उसने किसी विशेष सीनियर का नाम नहीं लिया। उसने बस यह संकेत दिया कि यूनिट में उत्पीड़न गंभीर है और वह भी इसका शिकार है। अगर लेफ्टिनेंट वर्मा थोड़ा भी चौकस अधिकारी होता तो वह इसका मतलब समझ जाता और आगे की कार्रवाई करता, लेकिन लेफ्टिनेंट वर्मा ने स्पष्ट रूप से अपनी झुंझलाहट दिखाई। अर्जुन, सेना में यह सब चलता है। सिर्फ तुम ही परेशान नहीं हो, सब लोग ऐसे ही सहते हुए अपनी सेवा पूरी करते हैं। और जब तुम नए होते हो तो थोड़ा मुश्किल तो होता ही है। समय के साथ सब ठीक हो जाता है, लेकिन यह हद से ज्यादा है। क्या हद? तुम क्या जानते हो हद के बारे में? बस जो सीनियर्स कहें वो करो और थोड़ा विनम्र रहो तो सब तुम्हें पसंद करेंगे। तुम इतने अकड़ कर रहते हो, इसीलिए ऐसा होता है। आगे से थोड़ा लचीला बनो, समझे? लेफ्टिनेंट वर्मा ने सारी जिम्मेदारी अर्जुन पर डाल दी। वह मामले की सच्चाई जानने से ज्यादा इस बात से डर रहा था कि मामला बढ़ने पर उसके करियर पर दाग लग जाएगा। एक समस्याग्रस्त प्लाटून का ठप्पा लगते ही उसकी पदोन्नति का रास्ता बंद हो जाना। हाँ, उसने अपनी सुरक्षा के लिए अपने सामने खड़े एक जवान की बलि देना चुना। जाओ, अपना काम करो। शायद वह स्मार्टफोन गेम में हार गया था, क्योंकि उसने चिढ़कर हाथ हिलाया। अर्जुन अब और कुछ नहीं कह सका। यह आशा की आखिरी किरण के टूटने का क्षण था। प्लाटून कमांडर के कार्यालय से बाहर निकलते समय उसके कदम भारी हो गए थे। निराशा ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया था। अब उसे सहारा देने वाला कोई नहीं था। इस नर्क जैसी जगह में उसे बचाने वाला केवल वह खुद था।
उस रात अर्जुन सो रहे प्लाटून सदस्यों को देखते हुए गहरी सोच में डूब गया। क्या वह ऐसे ही सब कुछ सहता रहेगा या सब कुछ पलटकर अपने पिता को फोन करेगा? उसका दिमाग उलझ गया था, लेकिन वह दूसरा विकल्प नहीं चुन सकता था। यह अपने सिद्धांतों को धोखा देने जैसा होता, लेकिन हकीकत ने उसकी उम्मीदों का मजाक उड़ाया। लेफ्टिनेंट वर्मा से मिलने का अनुरोध करने की बात किसी तरह से उत्पीड़कों के कानों तक पहुंच गई और उन्होंने चुगली करने के आरोप में अर्जुन को और भी क्रूरता से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। प्लाटून कमांडर को शिकायत की है ना? इस कमीने की हिम्मत तो देखो। उन्होंने अर्जुन को और भी ज्यादा अलग थलग कर दिया और उसे और भी चालाक तरीकों से पीड़ा दी। अर्जुन अब दिन ब दिन गुजार नहीं रहा था, बल्कि सचमुच जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह एक अंतहीन अंधेरी सुरंग में अकेला चल रहा हो, और उसे यह पता नहीं था कि उस सुरंग के अंत में और भी भयानक निराशा उसका इंतजार कर रही थी। पतझड़ गहरा हो गया था और पूरा भैला हो गया था। लोग यह रहा, पहाड़ लाल और पीले रंगों से रंग गया था, लेकिन अर्जुन का सैन्य जीवन अभी भी एक कठोर सर्दी की तरह था। सीनियर्स का उत्पीड़न अब रोजमर्रा की बात बन गया था और उसका शरीर और मन धीरे धीरे घिस रहा था। बाहर से उसने एक न टूटने वाला रवैया बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन अंदर से वह बहुत पहले ही अपनी सीमा पर पहुंच चुका था। वह हर रात बुरे सपनों से परेशान रहता था और खाना निगलना भी मुश्किल हो गया था, जिससे वह दुबला होता जा रहा था। उस समय यूनिट में एक बटालियन स्तरीय सामरिक प्रशिक्षण अभ्यास निर्धारित था। यह कई दिनों तक पूरी तैयारी के साथ पहाड़ों में घूमते हुए एक काल्पनिक दुश्मन से लड़ने का शारीरिक रूप से सबसे कठिन अभ्यासों में से एक था। जब सब लोग अभ्यास की तैयारी में व्यस्त थे, तब हवलदार संदीप तोमर और नायक राजेश यादव फिर से एक कुटिल योजना बना रहे थे। उन्होंने इस अभ्यास को अर्जुन के उस अटूट अनुशासन को पूरी तरह से कुचलने का एक मौका बनाने का फैसला किया था। इस बार इस कमीने को पूरी तरह से ठीक कर देते हैं। अभ्यास के दौरान होने वाले हादसे तो धाविर्ख मुड़ियाद होते हैं, है ना? उनकी बातचीत में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। प्लाटून कमांडर लेफ्टिनेंट कपिल वर्मा की मौन सहमति के तहत उनकी शक्ति प्लाटून के भीतर कानून के बराबर थी। अभ्यास शुरू हुआ और अर्जुन की पीड़ा चरम पर पहुंच गई। उसके कंधे पर एक ऐसा पिट्ठू लाद दिया गया था जो अन्य प्लाटून सदस्यों के पिट्ठू से कहीं ज्यादा भारी था। ऐसा इसलिए था क्योंकि नायक यादव ने चुपके से अपने पिट्ठू में रखे संचार उपकरण और अतिरिक्त बैटरी भी अर्जुन के पिट्ठू में डाल दी थीं। इसका वजन लगभग 50 किलोग्राम था, लेकिन अर्जुन ने दांत भींचकर मार्च किया। हर बार जब वह खड़ी पहाड़ी पर चढ़ता तो उसकी सांस फूल जाती और उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में टूटने जैसा दर्द महसूस होता। अर्जुन, पीछे मत रह कमीने! आगे चल रहे नायक यादव ने पीछे मुड़कर चिल्लाया। उसने जानबूझकर मार्च की गति बढ़ाई ताकि अर्जुन को परेशान कर सके। उसके घुटने और टखने पहले ही दर्द से कराह रहे थे, लेकिन अर्जुन ने मानसिक शक्ति से खुद को संभाला। अगर वह यहां गिर जाता तो उसे और भी ज्यादा अपमान और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता। समस्या अभ्यास के तीसरे दिन रात के समय होने वाले हाथ पाई के प्रशिक्षण के दौरान हुई। यह अंधेरे में 2-2 के जोड़े में वास्तविक लड़ाई जैसा प्रशिक्षण था। हवलदार तोमर ने जानबूझकर अर्जुन के प्रतिद्वंद्वी के रूप में यूनिट के सबसे बड़े और सख्त को चुना। शुरू करो। संकेत मिलते ही नायक यादव एक जंगली जानवर की तरह अर्जुन पर झपटा। यह प्रशिक्षण नहीं था, यह स्पष्ट रूप से एक तरफा हमला था। वह प्रशिक्षण की आड़ में अपनी सारी भड़ास अर्जुन पर निकाल रहा था। अर्जुन ने पूरी ताकत से अपना बचाव किया। वह लंबे समय से मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वाला एक कुशल लड़ाका था। अगर वह चाहता तो वह नायक यादव को एक ही पल में हरा सकता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता था। अगर वह एक सीनियर पर हमला करता तो उस पर विद्रोह का आरोप लगता और उसका सैन्य जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाता। उसने केवल बचाव पर ध्यान केंद्रित किया और दर्द को सहा। उसका यह निष्क्रिय रवैया नायक यादव के अहंकार को और भी भड़का रहा था। यह कमीना आखिर तक, क्या तू मुझे हल्के में ले रहा है? नायक यादव ने अपना आपा खो दिया और अर्जुन को जमीन पर पटक दिया। फिर वह उसके ऊपर चढ़ गया और उसके चेहरे पर बेरहमी से मुक्के बरसाने लगा। प्रशिक्षण देख रहे लेफ्टिनेंट वर्मा और अन्य सैनिक बस अनदेखा कर रहे थे। चक्कर आने और दृष्टि धुंधली होने के उस पल में
अर्जुन ने सोचा कि वह अब और नहीं सह सकता। उसने अपनी आखिरी बची ताकत से नायक यादव के शरीर को धकेला और उठ खड़ा हुआ। बस कीजिए। उसके होंठ फट गए थे और खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में हार नहीं थी। उसकी विद्रोही आंखों को देखकर नायक यादव का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। उसने आस-पास के कुछ अन्य जवानों को आंखों से इशारा किया। वे सब एक साथ अर्जुन पर झपटे और उसके हाथ पैर पकड़ लिए। अर्जुन ने जोरदार विरोध किया, लेकिन एक साथ कई लोगों का सामना करना उसकी ताकत से बाहर था। इस कमीने की जड़ ही काट देनी चाहिए। हवलदार तोमर एक नीच मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। उसने अर्जुन की एक बांह को पीछे की ओर मोड़कर पकड़ लिया और उसने नायक यादव को ठुड्डी से इशारा किया। तोड़ हाथ, लेकिन में लारेक दे। यह शैतान की फुसफुसाहट थी। नायक यादव कुछ पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर एक क्रूर मुस्कान के साथ उसने अर्जुन की बांह पकड़ ली। उसने अपना पूरा वजन डालकर अर्जुन की कोहनी के जोड़ को विपरीत दिशा में मोड़ दिया। कड़ा एक भयानक और डरावनी हड्डी टूटने की आवाज पूरे पहाड़ में गूंज गई। आहा रिज़र! अर्जुन के मुंह से एक ऐसी दर्दनाक चीख निकली जिसे इंसान की चीख मानना मुश्किल था। जीवन में कभी न महसूस किया गया। हड्डी और मांस के फटने और नसों के टूटने जैसा तीव्र दर्द उसके पूरे शरीर में फैल गया। उसकी बांह एक अजीब कोण पर पूरी तरह से मुड़ गई थी। उस भयानक दृश्य को देखकर उसे पकड़ने वाले अन्य जवान भी डरकर उसे छोड़ गए। हवलदार तोमर और नायक यादव भी अपने किए की गंभीरता को देखकर एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। अर्जुन टूटी हुई बांह को पकड़कर जमीन पर लौटने लगा और कराहने लगा। ठंडा पसीना बारिश की तरह बह रहा था और दर्द के कारण उसकी आंखों के सामने सफेदी छा गई। वह वहीं बेहोश हो गया। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए लेफ्टिनेंट वर्मा अनिच्छा से आगे आया। क्या हुआ? क्या बात है? बेहोश पड़े अर्जुन को देखकर लेफ्टिनेंट वर्मा का चेहरा सख्त हो गया। क्या हुआ सर? लगता है जवान अर्जुन सिंह ट्रेनिंग के दौरान अकेले गिरकर अपनी बांह घायल कर बैठा है। नायक यादव ने जल्दी से एक झूठ गढ़ दिया। लेफ्टिनेंट वर्मा ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन वह सच्चाई का पता लगाने का इरादा नहीं रखता था। प्रशिक्षण के दौरान हुई सुरक्षा दुर्घटना इस तरह रिपोर्ट करने से उसकी जिम्मेदारी कम से कम हो जाएगी। उसने अर्जुन की हालत को सरसरी तौर पर देखा और अन्य सैनिकों को उसे मेडिकल यूनिट ले जाने का निर्देश दिया। घने अंधेरे में स्ट्रेचर पर पहाड़ से नीचे आते समय अर्जुन ने अपनी धुंधली होती चेतना में सोचा। उसका आत्मविश्वास इस तरह टूट गया था। अपनी ताकत से सब कुछ जीतने का उसका दृढ़ विश्वास और संकल्प क्रूर हिंसा के सामने चकनाचूर हो गया था। यह सिर्फ एक शारीरिक चोट नहीं थी, यह उसके स्वाभिमान और आत्मा के एक साथ टूटने का क्षण था। प्रशिक्षण रोक दिया गया और उसे यूनिट की मेडिकल यूनिट में ले जाया गया, लेकिन वहां का सैन्य डॉक्टर हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं था। उसने अर्जुन की सूजी हुई बांह को यूं ही छूकर देखा और कहा कि यह एक साधारण मोच या लिगामेंट की चोट होगी और उसे सूजन, रोधी दर्द निवारक और प्लास्टर लगाने की सलाह दी। कुछ दिन आराम करो, ठीक हो जाएगा। जवान लड़के हो, हड्डियां तो मजबूत ही होंगी। सैन्य डॉक्टर का लापरवाह निदान और रवैये ने स्थिति को और भी खराब कर दिया। अर्जुन को उचित इलाज के बिना यूनिट के बीमार कक्ष में छोड़ दिया गया। दर्द कल्पना से परे था। रात में धड़कते हुए दर्द के कारण वह एक पल भी नहीं सो पाता था और दिन में वह असहाय होकर बिस्तर पर लेटा हुआ छत को देखता रहता था। उसकी टूटी हुई बांह प्लास्टर के अंदर धीरे धीरे गलत दिशा में जुड़ रही थी। नर्क अभी खत्म नहीं हुआ था। यूनिट मेडिकल यूनिट का बीमार कक्ष अर्जुन के लिए एक नए प्रकार की जेल बन गया था। खिड़की के बाहर उसके साथी प्रशिक्षण और जीवन जीते हुए दिखाई देते थे, लेकिन वह बस बिस्तर पर लेटा हुआ उन सबको एक तस्वीर की तरह देख सकता था। उसकी दुनिया सफेद छत और 4 दीवारों वाले उस छोटे से कमरे में पूरी तरह से कैद हो गई थी। दर्द दिन रात उसे सताता था। टूटी हुई बांह से लगातार एक धड़कता हुआ दर्द उठता था, जैसे कोई गर्म लोहे की छड़ से चुभ रहा हो। सैन्य डॉक्टर द्वारा दी गई दर्द निवारक दवाएं लगभग बेअसर थीं। रात में दर्द और भी बढ़ जाता था और वह एक पल भी ठीक से सो नहीं पाता था। वह दर्द सहने के लिए अपने होंठ काटता था और कराहने की आवाज को रोकने के लिए अपना चेहरा तकिए में छिपा लेता था। शारीरिक दर्द से भी ज्यादा उसे जो चीज परेशान कर रही थी वह थी पूरी तरह से अकेलापन और लाचारी। घटना के बाद उससे मिलने कोई नहीं आया।
उसके साथ ही बदले के डर से उसके कमरे के पास भी नहीं फटकते थे। उसका कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कपिल वर्मा अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए बस कुछ देर के लिए चेहरा दिखाता था। वह अर्जुन की हालत के बारे में चिंतित होने का नाटक करता था, लेकिन उसकी असली चिंता सिर्फ इस बात पर थी कि अर्जुन कहीं सच न उगल दे। अर्जुन, मैं जानता हूं कि तुम अन्याय महसूस कर रहे हो, लेकिन क्या कर सकते हैं। ट्रेनिंग के दौरान चोट लगना बस एक बुरी किस्मत समझो। मामले को बड़ा मत बनाओ, इससे तुम्हें ही परेशानी होगी। यही एक फुसलाहट और एक स्पष्ट धमकी थी। अर्जुन के पास जवाब देने की भी ताकत नहीं थी। वह बस दर्द और निराशा में कराहता रहा। उसे अपने परिवार से संपर्क करने की सख्त मनाही थी। लेफ्टिनेंट वर्मा ने मरीज की शांति के लिए जैसा एक बहाना बनाकर उसके सभी संचार के साधन बंद कर दिए थे। वह सबसे ज्यादा इस बात से डर रहा था कि अर्जुन बाहरी दुनिया से संपर्क करके घटना की सच्चाई को उजागर कर देगा। अर्जुन दिन भर खाली बीमार कक्ष में अकेले लेटा हुआ छत को देखता रहता था। छत पर धुंधले धब्बे उसे अपना मजाक उड़ाते हुए भूतों के चेहरे की तरह लगते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसका मन धीरे धीरे निराशा नामक दलदल में डूबता गया। उसने अपनी टूटी हुई बांह को देखा। भारी प्लास्टर में कैद उसकी बांह अब उसे अपनी नहीं लग रही थी। सनसनी सुन्न हो गई थी और उंगलियां हिलाना भी मुश्किल हो गया था। वह इस भयानक डर से घिर गया था कि वह जीवन भर के लिए विकलांग हो सकता है। 20 साल की उम्र में जब जीवन अभी शुरू ही हुआ था, उसे लगा जैसे उसने अपने सपने, उम्मीदें और एक स्वस्थ शरीर सब कुछ खो दिया है। कुछ महीने पहले जब वह किसी से भी ज्यादा स्वस्थ शरीर का दावा करता था और अपनी ताकत से सब कुछ जीतने का संकल्प लिया था, वह सब अब बहुत दूर की बात लग रही थी। कई दिन बीतने के बाद भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। इसके बजाय प्लास्टर के अंदर से एक अजीब गंध आने लगी और पूरी बांह असामान्य रूप से सूज गई और गर्म होने लगी। यह एक खतरनाक संकेत था कि घाव में संक्रमण हो रहा है और अंदर सूजन बढ़ रही है। अर्जुन ने दर्द सहते हुए मेडिकल स्टाफ से कई बार अपनी स्थिति की गंभीरता के बारे में बताया, लेकिन उसकी दलीलों को बार बार नजरअंदाज कर दिया गया। नाटक मत करो, जब हड्डी टूटती है तो इतना दर्द तो होता ही है। सैन्य डॉक्टर भी उसे एक बोझ समझने लगा था। उसे डर लगने लगा कि वह ऐसे ही मर सकता है। उसे लगा जैसे वह इस बंद जगह में किसी को पता चले बिना चुपचाप सड़ रहा है। उस रात उसे तेज बुखार और असहनीय दर्द के बीच एक बुरा सपना आया। हवलदार तोमर और नायक यादव उस पर हंस रहे थे और उसकी बची हुई दूसरी बांह भी तोड़ रहे थे। वह चीखते हुए नींद से जागा। उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीगा हुआ था और उसका दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। उसने सोचा कि वह अब और नहीं सह सकता। अब बचाने के लिए कोई स्वाभिमान या विश्वास नहीं बचा था। इस तरह मरने से बेहतर था कि कायर कहलाकर भी जिंदा रहा जाए। उसने अपनी आखिरी बची ताकत से बिस्तर से उतरकर जमीन पर रेंगना शुरू किया। उसका लक्ष्य बीमार कक्ष के गलियारे के अंत में स्थित पब्लिक फोन बूथ था। यह दुनिया से जुड़ने की उसकी एकमात्र उम्मीद की किरण थी। सुबह की ठंडी हवा गलियारे में फैली हुई थी। अर्जुन अपनी एक सही बांह और दोनों पैरों का इस्तेमाल करके एक कीड़े की तरह जमीन पर रेंग रहा था। जब भी प्लास्टर वाली बांह जमीन पर घिसटती तो एक असहनीय दर्द उसके पूरे शरीर में फैल जाता, लेकिन वह रुका नहीं। जीने की इच्छा उसके सारे दर्द पर हावी हो रही थी। एक एक कदम, कुछ मीटर की दूरी भी उसे मीलों लंबी लग रही थी। वह कई बार जमीन पर गिरा, लेकिन हर बार दांत भींचकर फिर से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों के सामने केवल अंधेरे में धुंधली सी चमकती हुई पब्लिक फोन बूथ थी। बस वहां पहुंचने पर वह इस नर्क से बच सकता था। आखिरकार वह पब्लिक फोन बूथ के सामने पहुंच गया। उसने अपनी आखिरी बची ताकत से कांपते हुए एक हाथ से दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। उसने ठंडी कांच की दीवार से टिककर हांफते हुए सांस ली। रिसीवर उठाना भी उसके लिए बहुत मुश्किल काम था। उसने कांपती उंगलियों से दुनिया का वह नंबर दबाया जिसे वह सबसे ज्यादा नापसंद करता था, लेकिन जो अब उसके लिए सबसे जरूरी था, एक एक करके। यह उसकी मां का नंबर था। उसे अपने पिता को सीधे इस दयनीय हालत के बारे में बताने की हिम्मत नहीं हुई। रिसीवर के दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी लेकिन दूर की घंटी की आवाज कई बार बजी। अर्जुन ने सूखा थूक निगला। उसका दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। फोन काटने की इच्छा और कृपया उठा लो की बेताबी उसके दिमाग में उलझ रही थी। तभी
नींद में डूबी हुई लेकिन दुनिया की सबसे प्यारी आवाज सुनाई दी। हेलो। वह उसकी मां थी। अर्जुन का गला एक पल के लिए रूंध गया और वह कुछ नहीं बोल सका। अपनी मां की आवाज सुनते ही उसके अंदर दबा हुआ सारा दुख, दर्द और डर एक साथ फूट पड़ा। हेलो अर्जुन। रिसीवर के दूसरी तरफ से चिंता भरी मां की आवाज फिर से आई। अर्जुन ने बमुश्किल अपना मुंह खोला। मां। उसकी आवाज बुरी तरह से कांप रही थी और फटी हुई थी। यह एक इतनी कमजोर और दयनीय आवाज थी कि वह खुद भी हैरान रह गया। रिसीवर के दूसरी तरफ उसकी मां एक पल के लिए चुप हो गई। उसने सिर्फ एक शब्द से अंदाजा लगा लिया था कि उसके बेटे के साथ कुछ भयानक हुआ है। अर्जुन, बेटा क्या हुआ? तुम्हारी आवाज ऐसी क्यों है? मां की आवाज घबराई हुई थी। मां, मुझे बचा लो। यह शब्द कहते ही अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले जिन्हें उसने अब तक रोक रखा था। वह पब्लिक फोन बूथ के ठंडे कांच से टिककर एक छोटे बच्चे की तरह सिसकने लगा। मेरा हाथ टूट गया है और कोई भी। वह रुक कर बोल पा रहा था। शब्द जोड़ना भी मुश्किल था। जो कुछ भी उसने अब तक सहा था वह सब एक साथ ढह रहा था। रिसीवर के दूसरी तरफ से मां की सांस रुकने की आवाज आई और कुछ देर बाद उसकी आवाज पहले से बिल्कुल अलग, ठंडी और दृढ़ हो गई थी। अर्जुन, तुम कहां हो? अभी किस अस्पताल में हो? यूनिट के मेडिकल रूम में। ठीक है, कुछ मत करना, किसी से कुछ मत कहना, बस वहीं रहो, समझे? उसकी आवाज में अब घबराहट और चिंता नहीं बल्कि एक फौलादी इच्छा शक्ति थी। मां, एक कोच। मां अभी आ रही है, बस अभी आ रही है। फोन कट गया। टूट टूट टूट। ठंडी बीप की आवाज ही उसके कानों में गूंज रही थी। अर्जुन ने रिसीवर नीचे रखा और बिना किसी सहारे के वहीं जमीन पर ढह गया। उसे लगा जैसे उसके शरीर की सारी ताकत निकल गई है। अब पासा फेंका जा चुका था। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। जिसको बात कारे खानों में भा था, वादे को उसने इतनी शिद्दत से निभाने की कोशिश की थी, वह इस तरह से टूट गया था। लेकिन दूसरी ओर उसे एक अजीब सी मुक्ति का एहसास हुआ। उसे लगा जैसे अंधेरे समय का अंत अब दिखाई देने लगा है। उसे नहीं पता था कि उसकी वह आंसुओं से भीगी एक फोन कॉल सोए हुए दो विशाल ड्रैगनों को जगाने वाले एक बड़े तूफान की शुरुआत का संकेत बन गई थी। फोन कटने के बाद ब्रिगेडियर सुनीता शर्मा के कार्यालय में बर्फीली खामोशी छा गई। वह कुछ देर तक हाथ में रिसीवर लिए बिना हिले डुले खड़ी रहीं। उनके दिमाग में बेटे की वह दर्दनाक आखिरी आवाज एक बुरे सपने की तरह गूंज रही थी। मुझे बचा लो। उनके चेहरे से एक स्नेही मां का रूप पूरी तरह गायब हो गया था। उसकी जगह एक ऐसी शेरनी का चेहरा था जो अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाने वाले दुश्मन के प्रति बिना किसी दया के गुस्से और बदले की आग में जल रही थी। उन्होंने कांपते हाथों को जबरदस्ती शांत किया और मेज पर रखे दूसरे फोन को उठाया। यह एक लाल रंग का सीधा फोन बद्धा भाथों को बतलेहा जाल की बतरा था जो सेना के सबसे गहरे हिस्सों से जुड़ा हुआ था। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के केवल एक नंबर डायल किया। यह उनके पति भारतीय सेना की 7वीं स्ट्राइक कोर के तहत एक जिंगिंग बख्तरबंद डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल विक्रम सिंह राठौर के कार्यालय से जुड़ा नंबर था। रिसीवर के दूसरी तरफ से हमेशा की तरह भारी और प्रभावशाली पति की आवाज आई। विक्रम बोल रहा हूं। सुनीता शर्मा ने सांस रोकी और क्षरदेहान शांत रहने की कोशिश करते हुए मुंह खोला, लेकिन उनकी आवाज उनकी इच्छा के बावजूद हल्की कांप रही थी। जी, मैं हूं सुनीता। इस समय क्या कोई जरूरी काम है? मेजर जनरल विक्रम सिंह राठौर ने अपनी पत्नी की आवाज में छिपी अजीब सी बेचैनी को तुरंत महसूस कर लिया। अर्जुन, हमारा अर्जुन। आक्यमा चांगर को वह आगे कुछ नहीं बोल सकी और अपने होंठ काट लिए। फोन के दूसरी तरफ से मेजर जनरल विक्रम सिंह राठौर की सांस रुकने की आवाज आई। अर्जुन को क्या हुआ? उसे यूनिट में पीटा गया है। कहते हैं कि उसकी बांह टूट गई है और किसी ने उसकी मदद नहीं की। उनकी बात खत्म होते ही रिसीवर के दूसरी तरफ से कुछ देर तक कोई आवाज नहीं आई। वह खामोशी किसी भी गुस्से की दहाड़ से ज्यादा भारी और भयानक थी। यह एक विशाल ज्वालामुखी के फटने से ठीक पहले की अशुभ शांति थी। एक लंबी खामोशी के बाद मेजर जनरल विक्रम सिंह राठौर की आवाज आई। उनकी आवाज नर्क की गहराइयों से गूंजती हुई धीमी और ठंडी थी। ठीक है, उन्होंने बस एक शब्द कहा और फोन काट दिया। सुनीता शर्मा ने रिसीवर नीचे रखा
और खिड़की के बाहर के अंधेरे को देखने लगीं। अब वह जानती थीं कि उन्हें क्या करना है। इससे पहले कि उनके पति एक पिता के रूप में अपना गुस्सा जाहिर करें, उन्हें एक सैनिक और एक मां के रूप में इस मामले को सुलझाना था। उन्होंने तुरंत अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने रक्षा मंत्रालय के महानिरीक्षक शाखा को सीधे फोन किया और लद्दाख स्काउट्स की 134वीं बटालियन के खिलाफ तत्काल विशेष जांच का आदेश दिया। उन्होंने केवल मारपीट की घटना का उल्लेख नहीं किया, उन्होंने यूनिट में व्यापक क्रूरता और कमांडरों द्वारा घटना को दबाने का संदेह जैसे कहीं ज्यादा व्यापक और गंभीर मुद्दे उठाए। साथ ही उन्होंने रक्षा मंत्रालय की केंद्रीय जांच एजेंसी से संपर्क किया और सर्वश्रेष्ठ जांचकर्ताओं की एक विशेष जांच टीम को तैयार रहने का आदेश दिया। वह इस मामले को सिर्फ एक यूनिट की समस्या नहीं, बल्कि पूरी सेना के अनुशासन को स्थापित करने के लिए एक मिसाल बनाना चाहती थीं। उसी समय लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्र में एक बख्तरबंद डिवीजन के कमांडर कार्यालय में मेजर जनरल विक्रम सिंह राठौर अपनी जगह से उठे और दीवार पर लगे भारत के नक्शे को घूरने लगे। उनकी आंखें एक शिकारी की तरह लद्दाख के एक बिंदु पर टिकी हुई थीं। उनके पूरे शरीर से एक ऐसा विशाल गुस्सा फूट रहा था जिसे कोई नहीं रोक सकता था। उन्होंने अपने ईडीसी को बुलाया, तुरंत मेरा हेलीकॉप्टर तैयार करो और सभी स्टाफ अधिकारियों को बुलाओ। सुबह होते ही पूरी यूनिट को अलर्ट पर रखो और एक गतिशीलता अभ्यास शुरू करो। जी, गतिशीलता अभ्यास सर, लेकिन यह तो निर्धारित नहीं था। गंतव्य लद्दाख स्काउट्स की बेस होगी। उनकी बात सुनकर ईडीसी का चेहरा सफेद पड़ गया। अपनी डिवीजन के बजाय किसी और डिवीजन के क्षेत्र में, वह भी बिना किसी पूर्व सूचना के, गतिशीलता अभ्यास करना वास्तव में एक आक्रमण के बराबर था। एक ऐसी बात जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। यह अभ्यास नहीं है, यह युद्ध है। मेजर जनरल विक्रम सिंह राठौर की आंखों में एक चमक थी। मैं उन कमीनों को दिखाने जा रहा हूं जिन्होंने मेरे बेटे को छुआ है कि नर्क कैसा होता है। उस रात दो जनरल अपने अपने तरीकों से अपने बेटे के लिए एक दर्दनाक बदला तैयार कर रहे थे। एक ने व्यवस्था की शक्ति का उपयोग करके एक विशाल और जटिल जाल बिछाया था और दूसरे ने व्यवस्था को ही हिला देने वाली एक जबरदस्त सैन्य शक्ति तैयार की थी। अगले पाके भी जाल और जटिल जाल बिछाया था। दिन सुबह लद्दाख स्काउट्स की शांतिपूर्ण सुबह को एक साथ दो विशाल तूफानों का सामना करना था। अगले दिन सुबह जब पूर्वी आकाश हल्का हल्का रोशन होने लगा तो लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान में स्थित लद्दाख स्काउट्स की टोही कंपनी हमेशा की तरह एक शांत सुबह का स्वागत कर रही थी। रात भर गिरी ओस से बैरक की छतें और परेड ग्राउंड सफेद हो गए थे और बीच बीच में बजने वाली बिगुल की आवाज ही गहरी खामोशी को तोड़ रही थी। प्लाटून कमांडर लेफ्टिनेंट कपिल वर्मा अपने गर्म सरकारी क्वार्टर के बिस्तर पर अभी अभी जागे थे। कल रात भी देर तक स्मार्टफोन पर गेम खेलने की वजह से उनका सिर भारी था। वह एक जवान की बांह टूटने और अस्पताल भेजे जाने जैसी बात को पूरी तरह से भूल चुके थे। वह बस यही उम्मीद कर रहे थे, आप पर भारे, कि आज का दिन भी बिना किसी परेशानी के गुजर जाए। हवलदार संदीप तोमर और नायक राजेश यादव भी गहरी नींद में थे। उनके लिए अर्जुन सिंह अब एक खत्म हो चुका अध्याय था। उसे अस्पताल भेज दिया गया था, इसीलिए कुछ समय तक उसका चेहरा देखने को नहीं मिलेगा और अगर वह वापस आ भी गया तो एक टूटी बांह वाला लंगड़ा क्या कर लेगा। उन्हें पूरा विश्वास था कि उनका अपराध पूरी तरह से छिपा दिया गया है, लेकिन उनकी शांति ज्यादा देर तक नहीं चली। यूनिट के मुख्य द्वार पर तैनात संतरियों ने सबसे पहले कुछ असामान्य महसूस किया। अंधेरे को चीरती हुई दर्जनों गाड़ियों की हेडलाइट्स तेजी से यूनिट की ओर आ रही थीं। यह कोई साधारण गाड़ियों का काफिला नहीं था। सबसे आगे काले रंग की सेडान थीं, जिन पर रक्षा मंत्रालय महानिरीक्षक शाखा स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था और उनके पीछे सैन्य पुलिस की जीपों की एक लंबी कतार थी। यह एक ऐसा भयानक दृश्य था जैसे कोई विशाल सांप रेंगते हुए यूनिट को निगलने आ रहा हो। यह क्या है? आज कोई अभ्यास है क्या? जब संतरी भ्रमित थे तभी सबसे आगे वाली काली सेडान तेजी से गेट के ठीक सामने आकर रुकी। गाड़ी से जो लोग उतरे वे पहली नजर में ही उच्च अधिकारी लग रहे थे, जिनकी आंखों में एक तीक्ष्णता थी। वे सीधे गेट पर पहुंचे और यूनिट के सभी प्रवेश और निकास को नियंत्रित करने लगे। उसी समय
यूनिट के पिछले गेट की तरफ से भी हंगामा शुरू हो गया। जमीन को कंपा देने वाली गड़गड़ाहट के साथ दर्जनों टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां धूल उड़ाते हुए यूनिट में प्रवेश कर रही थीं। यह कोई और नहीं बल्कि पड़ोसी डिवीजन स्ट्राइकिंग लायंस की जिंगिंग बख्तरबंद टोही टुकड़ी थी। उन्होंने एक वास्तविक युद्ध की स्थिति की तरह पलक झपकते ही यूनिट की बाहरी सीमा को पूरी तरह से घेर लिया। लद्दाख स्काउट्स की यूनिट एक ही पल में बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कटी हुई एक विशाल जेल बन गई थी। सभी उठो, सभी उठो। दुश्मन का हमला। पूरी यूनिट में आपातकालीन सायरन बजने लगा। नींद से जागे सैनिक बिना कुछ समझे हड़बड़ी में अपनी वर्दी पहनकर परेड ग्राउंड की ओर भागे, लेकिन वहां उनका इंतजार कोई काल्पनिक दुश्मन नहीं कर रहा था। परेड ग्राउंड पर पहले से ही क्रूर चेहरों वाले सैन्य, पुलिस और जांच अधिकारी तैनात थे। हिलो मत, सब अपना काम रोककर वहीं बैठ जाओ। जांचकर्ताओं की चीख सुनकर सैनिक डर से वहीं जम गए। ठीक उसी समय सारे शोर को निगल जाने वाली, आसमान को चीर देने वाली एक भयानक गड़गड़ाहट सुनाई दी। सभी सैनिकों ने अपना सिर उठाकर आसमान की ओर देखा। 2 हेलीकॉप्टर। एक सफेद रंग का परिवहन हेलीकॉप्टर था जिस पर रक्षा मंत्रालय का चिन्ह स्पष्ट था, और दूसरा काले रंग का हमलावर हेलीकॉप्टर था जिस पर स्ट्राइकिंग लायंस का प्रतीक बना हुआ था। दोनों हेलीकॉप्टरों ने जैसे कोई वादा किया हो, परेड ग्राउंड के दोनों सिरों पर एक दूसरे का सामना करते हुए एक साथ उतरना शुरू कर दिया। एक विशाल धूल का गुबार उठा और पूरी यूनिट में हड़कंप मच गया। ऐसा कुछ युद्ध के अलावा कभी नहीं हो सकता था। कुछ देर बाद दोनों हेलीकॉप्टरों के दरवाजे एक साथ खुले। सफेद परिवहन हेलीकॉप्टर से एक महिला जनरल काले रंग की औपचारिक वर्दी में उतरी। उनके कंधे पर एक सितारा, ब्रिगेडियर का रैंक चमक रहा था। वह सुनीता शर्मा थीं। उनके पीछे दर्जनों विशेष जांच दल के सदस्य अनुशासित तरीके से उतरे। उनका चेहरा ठंडा और सख्त था और उनकी आंखें ऐसी तीक्ष्ण थीं जैसे वे पूरी यूनिट को चीर कर देख रही हों। और विपरीत दिशा में काले हमलावर हेलीकॉप्टर से एक पुरुष जनरल लड़ाकू वर्दी में उतरे। उनके कंधे पर 2 सितारे, मेजर जनरल का रैंक चमक रहा था। वह विक्रम सिंह राठौर थे। उनके पीछे उनके जिंगिंग स्टाफ अधिकारी खड़े थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उस खामोशी में सब कुछ नष्ट कर देने वाला एक अथाह गुस्सा छिपा हुआ था। 2 जनरल पिता और मां अपने बेटे के लिए इंसाफ करने के लिए आखिरकार नर्क के द्वार खोलकर उतरे थे। वे परेड ग्राउंड के दोनों सिरों से धीरे धीरे एक दूसरे की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे परेड ग्राउंड के केंद्र में मिले, डरे हुए यूनिट के कमांडर हड़बड़ी में उनकी ओर भागे और सलामी दी। जय हिंद सर, जय हिंद मैम, आप यहां कैसे? लेकिन मेजर जनरल विक्रम सिंह राठौर ने उनकी ओर देखा तक नहीं। उन्होंने एक धीमी लेकिन इतनी शक्तिशाली आवाज में कहा जो परेड ग्राउंड पर मौजूद हर कोई सुन सकता था, क्या यह वही जगह है जहां मेरे बेटे का हाथ तोड़ा गया था? उस एक वाक्य से परेड ग्राउंड की हवा पूरी तरह से जम गई। मेजर जनरल का बेटा? सैनिकों ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। अब सारी पहेली सुलझ गई थी। इसके बाद ब्रिगेडियर सुनीता शर्मा ने ठंडी आवाज में घोषणा की, मैं जवान अर्जुन सिंह की मां हूं और साथ ही मैं इस यूनिट में मौजूद हर भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने के लिए भेजी गई विशेष जांच दल की प्रमुख हूं। उन्होंने जांचकर्ताओं को इशारा किया, तुरंत कंपनी कमांडर लेफ्टिनेंट कपिल वर्मा, हवलदार संदीप तोमर और नायक राजेश यादव को गिरफ्तार करो। अगर वे विरोध करें तो गोली चलाने की अनुमति है। यह जांच नहीं थी, यह एक स्पष्ट युद्ध की घोषणा थी। जिस जवान अर्जुन सिंह को वे एक कुत्ते से भी बदतर समझते थे और उसे प्रताड़ित करते थे, वह वास्तव में इस यूनिट के 2 सर्वोच्च जनरलों का इकलौता बेटा था। हवलदार संदीप तोमर और नायक राजेश यादव के अपराधों को जानते हुए भी चुप रहने वाले या उनका साथ देने वाले सभी सैनिकों के चेहरे सफेद पड़ गए। अब सब कुछ खत्म हो गया था। यह निराशा उन पर छा गई। उन्होंने जिस सुबह का स्वागत किया था वह कोई साधारण सुबह नहीं थी। यह नर्क के दरवाजे खुलने का क्षण था। 2 जनरलों का आगमन लद्दाख स्काउट्स की टोही कंपनी के लिए एक तरह से मौत की सजा थी। पिता के गुस्से और मां के ठंडे संकल्प से बनी न्याय की तलवार बिना किसी दया या अपवाद के यूनिट के सबसे गहरे कोनों तक पहुंचने लगी। ब्रिगेडियर सुनीता शर्मा के नेतृत्व में विशेष जांच दल ने यूनिट के सभी दस्तावेज और कंप्यूटर रिकॉर्ड जब्त कर लिए और सभी अधिकारियों और सैनिकों से गहन पूछताछ शुरू कर दी। वह सेना मुख्यालय के कार्मिक विभाग से थीं
इसीलिए वह सैन्य संगठन की कार्यप्रणाली और कमजोरियों को किसी से भी बेहतर जानती थीं। उनके तीखे सवालों और सूक्ष्म सबूत इकट्ठा करने की क्षमता के सामने कोई भी झूठा बहाना या झूठ नहीं टिक सका। जांच का पहला निशाना जाहिर है मामले के मुख्य अपराधी थे। लेफ्टिनेंट कपिल वर्मा ने शुरू में अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह इनकार किया। उसने दावा किया कि यह सब सैनिकों के बीच हुई एक आकस्मिक लड़ाई थी और उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। सच कह रहा हूं मैम, मुझे तो बस यह रिपोर्ट मिली थी कि जवान अर्जुन सिंह ट्रेनिंग के दौरान लापरवाही से घायल हो गया। मुझे सपने में भी नहीं पता था कि वहां उत्पीड़न हो रहा था, लेकिन उसका झूठ सुनीता शर्मा द्वारा पेश किए गए एक दस्तावेज के सामने चकनाचूर हो गया। यह अर्जुन के घायल होने से कुछ दिन पहले लेफ्टिनेंट वर्मा को औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया गया एक साक्षात्कार अनुरोध पत्र था। अनुरोध पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा था, सीनियर्स द्वारा लगातार उत्पीड़न के कारण सैन्य जीवन कठिन हो गया है, इसलिए मैं प्लाटून कमांडर से मिलने का अनुरोध करता हूं। अब भी कहोगे कि तुम्हें नहीं पता था लेफ्टिनेंट वर्मा? सुनीता शर्मा की ठंडी आवाज सुनकर लेफ्टिनेंट वर्मा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने इस ठंडे दिमाग वाली जनरल को कम आंका और उसके बेटे को प्रताड़ित किया। हवलदार संदीप तोमर और नायक राजेश यादव से मेजर जनरल विक्रम सिंह राठौर के सीधे नेतृत्व में सैन्य पुलिस के जांचकर्ताओं ने पूछताछ की। शुरू में उन्होंने मुंह बंद रखा और विरोध किया, लेकिन जब जांचकर्ताओं ने उनके पिछले सभी अपराधों और दुर्व्यवहारों के रिकॉर्ड निकालकर उन पर दबाव डाला तो उनका प्रतिरोध व्यर्थ हो गया। तुम लोगों ने पिछले साल छुट्टी पर जाकर एक नागरिक के साथ मारपीट की थी, है ना? और यूनिट को बिना बताए चुपचाप समझौता कर लिया था। सिर्फ इसी के लिए तुम लोग जेल जा सकते हो, और अब मेजर जनरल के बेटे का हाथ तोड़ने के बाद भी तुम चुप हो। जांचकर्ता की धमकी पर उन्होंने आखिरकार सब कुछ उगल दिया। उन्होंने एक दूसरे पर दोष मढ़ते हुए अपने सभी बुरे कामों को एक एक करके कबूल कर लिया। उनके कबूलनामे से न केवल अर्जुन सिंह के मामले की पूरी सच्चाई सामने आई, बल्कि यूनिट के भीतर गुप्त रूप से हो रही कई अन्य उत्पीड़न की घटनाएं भी उजागर हुईं। जांच का दायरा बढ़ता गया। सुनीता शर्मा की जांच टीम ने पाया कि इस यूनिट के कमांडर आदतन सैनिकों के मानवाधिकारों का उल्लंघन करते थे और घटनाएं होने पर उन्हें संगठित रूप से छिपाते थे। उन्होंने सैनिकों के माता पिता से रिश्वत लेकर उन्हें छुट्टियों या पदों में विशेष लाभ दिया था, और यहां तक कि सैनिकों के राशन के पैसे गबन करके अपनी पार्टियों पर खर्च करने के सबूत भी मिले। मेजर जनरल विक्रम सिंह राठौर की सैन्य पुलिस ने यूनिट के आसपास के नागरिकों से पूछताछ करके यह भी पता लगाया कि कुछ अधिकारी सैन्य सामान को बाहर बेच रहे थे। लद्दाख स्काउट्स की टोही कंपनी वास्तव में भ्रष्टाचार का अड्डा थी। बाहर से यह एक जिंगिंग यूनिट की शानदार प्रतिष्ठा रखती थी, लेकिन अंदर से यह जड़ों से पूरी तरह से सड़ चुकी थी। जब यह सारी सच्चाई सामने आई तो रक्षा मंत्रालय में हड़कंप मच गया। यह अब सिर्फ एक यूनिट की समस्या नहीं थी, यह पूरी सेना के विश्वास को हिला देने वाला एक भयानक घोटाला था। रक्षा मंत्री ने सीधे तौर पर राष्ट्र से माफी मांगी और लद्दाख स्काउट्स की टोही कंपनी को भंग करने सहित अभूतपूर्व स्तर के कड़े सुधारों का वादा किया। लेफ्टिनेंट कपिल वर्मा और अन्य भ्रष्ट कमांडरों को उनकी वर्दी से बेदखल कर दिया गया और सैन्य अदालत में पेश किया गया। हवलदार संदीप तोमर और नायक राजेश यादव को अपनी बची हुई सैन्य सेवा सैन्य जेल में बितानी पड़ी। उन्होंने झूठ और सैन्य सेवा सैन्य जेल में बितानी पड़ी। हिंसा का जो साम्राज्य बनाया था वह एक ही पल में राख के ढेर में बदल गया। इस पूरी प्रक्रिया में 1 महीने से भी कम समय लगा। 2 जनरलों का गुस्सा एक सड़े हुए सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंकने वाला सबसे शक्तिशाली और निर्दयी तूफान बन गया। उस तूफान के गुजरने के बाद भले ही गहरे घाव और खंडहर रह गए, लेकिन साथ ही एक नई शुरुआत के लिए एक साफ जमीन भी तैयार हो गई थी। जब यूनिट में उथल पुथल मची हुई थी और अपराधी कानून के कटघरे में खड़े थे, तब अर्जुन सिंह दिल्ली के सेना अनुसंधान एवं रेफरल अस्पताल के एक सफेद कमरे में एक और युद्ध लड़ रहा था। यह किसी बाहरी दुश्मन के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने टूटे हुए शरीर और टूटे हुए मन के खिलाफ एक लंबी और दर्दनाक लड़ाई थी। घटना के तुरंत बाद
उसे सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा सुविधाओं वाले सेना अस्पताल के एक वीआईपी कमरे में स्थानांतरित कर दिया गया था। देश के सर्वश्रेष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ सैन्य सर्जन ने उसकी सर्जरी की और सर्जरी सफल रही। टूटी हुई हड्डी वापस अपनी जगह पर आ गई और फटे हुए लिगामेंट्स और मांसपेशियों को भी सटीकता से सिल दिया गया। लेकिन यह इलाज की केवल शुरुआत थी। सर्जरी के कुछ हफ्तों बाद जब प्लास्टर हटाया गया तो अर्जुन अपनी बांह को देखकर सदमे में आ गया। लंबे समय तक इस्तेमाल न होने के कारण बांह की मांसपेशियां पूरी तरह से खत्म हो गई थीं और केवल हड्डी बची थी। यह एक सूखी टहनी की तरह लग रही थी और उसकी इच्छा के विरुद्ध बांह एक रोबोट की तरह अकड़ गई थी और ठीक से हिल नहीं रही थी। डॉक्टर ने एक निराशाजनक निदान दिया कि सर्जरी के बाद के प्रभावों के कारण यह जीवन भर पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती है। उस दिन से अर्जुन का नर्क जैसा पुनर्वास उपचार शुरू हुआ। अब असली शुरुआत अब है। जवान नहीं, अर्जुन। टूटे हुए लिगामेंट्स को जोड़ना और हड्डी को ठीक करना डॉक्टर का काम है, लेकिन बांह को फिर से हिलाने लायक बनाना आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। यह बहुत मुश्किल और दर्दनाक होगा। कई बार आप हार मानना चाहेंगे। पुनर्वास उपचार के प्रभारी विशेषज्ञ चिकित्सक के शब्दों की तरह पुनर्वास प्रक्रिया कल्पना से परे दर्द का एक सिलसिला थी। जब वह अकड़ी हुई कोहनी और कलाई के जोड़ों को एक मिमी झुकाकर कोण बढ़ाने का अभ्यास करता तो उसे ऐसा महसूस होता जैसे उसकी त्वचा फट रही है और हड्डी फिर से टूट रही है। एक तीव्र दर्द उसके पूरे शरीर में फैल जाता था। वह चीखते हुए जमीन पर लौट जाता था और उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीग जाता था। मैं यह नहीं कर सकता। जब वह दर्द से चिल्लाता तो चिकित्सक शांति से कहता, अगर आप यहां रुक गए तो यह बांह जीवन भर के लिए ऐसी ही अकड़ जाएगी। क्या आप यह चाहते हैं? उस एक शब्द पर अर्जुन ने दांत भींच लिए। वह जीवन भर विकलांग होकर दूसरों की दया और नजरों में नहीं जीना चाहता था। उसने एक बार फिर आंसू पोंछे और पुनर्वास उपकरण का हैंडल पकड़ा। हर दिन वही प्रक्रिया दोहराई जाती थी। सुबह आंखें खोलना भी एक डर बन गया था। पुनर्वास उपचार कक्ष उसके लिए एक नए यातना कक्ष की तरह था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे जो चीज हिम्मत दे रही थी वह था उसका परिवार जो उसके साथ था। उसके पिता मेजर जनरल विक्रम सिंह राठौर यूनिट के सभी मामले सुलझने के बाद अपनी बची हुई सैन्य सेवा समाप्त कर लगभग हर दिन अस्पताल में अपने बेटे के साथ रहते थे। अपने रूखे स्वभाव के कारण वह प्यार भरे सांत्वना के शब्द नहीं कह पाते थे। इसके बजाय जब भी उनका बेटा दर्द में होता तो वे चुपचाप उसकी पीठ सहलाते या उसके पसीने से भीगे चेहरे को पोंछते थे। उनके बड़े और खुरदुरे स्पर्श में अर्जुन को किसी भी शब्द से ज्यादा सांत्वना और ताकत मिलती थी। उसकी मां ब्रिगेडियर सुनीता शर्मा अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद जब भी मौका मिलता अस्पताल आती थीं। वह अपने बेटे के पसंदीदा व्यंजन खुद बनाकर लाती थीं और उसे एक चम्मच और खिलाने की कोशिश करती थीं। उन्होंने अपने बेटे के सामने एक बार भी आंसू नहीं दिखाए। इसके बजाय जब बेटा सो जाता तो वह अस्पताल के गलियारे में अकेले चुपचाप रोती थीं। मां ने अपने बेटे से कहा, अर्जुन, घाव शर्म की बात नहीं है, बल्कि उस घाव को जीतने वाला निशान यह दिखाता है कि एक व्यक्ति कितना मजबूत है। यह सबसे सम्मानजनक पदक है। तुम अभी दुनिया का सबसे चमकदार पदक बना रहे हो। परिवार के समर्पित प्यार और समर्थन के बीच अर्जुन धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से ठीक हो रहा था। उसकी पतली बांह पर फिर से मांसपेशियां बनने लगीं और अकड़े हुए जोड़ों की गति भी थोड़ी नरम होने लगी। कुछ महीनों बाद वह आखिरकार अपनी ताकत से चम्मच पकड़कर खाना खाने में सक्षम हो गया और कुछ और महीनों बाद वह पेंसिल पकड़कर अपना नाम लिख सकता था। वे छोटे और साधारण रोजमर्रा के काम उसे एक चमत्कार की तरह लगते थे। उसका शरीर धीरे धीरे ठीक हो रहा था, लेकिन उसके मन में गहरे बैठे आघात आसानी से नहीं मिट रहे थे। वह अभी भी रात में बुरे सपनों से परेशान रहता था और अजनबियों के प्रति अत्यधिक सतर्कता को दूर नहीं कर पा रहा था। उसे जो चीज सचमुच ठीक कर रही थी वह थी मनोवैज्ञानिक परामर्श। उसने अपने परामर्शदाता को अपने सभी दर्द, गुस्से और शर्म के बारे में बताया। किसी को अपने घावों को पूरी तरह से प्रकट करने की प्रक्रिया के माध्यम से वह अंततः अपने अतीत के साथ समझौता करने और अपने घावों को अपने हिस्से के रूप में स्वीकार करने में सक्षम हुआ। मेडिकल डिस्चार्ज का आदेश मिलने और आखिरकार अस्पताल के दरवाजे से बाहर निकलने के दिन अर्जुन अब अतीत का कमजोर 20 साल का नौजवान नहीं था। उसकी चाल में आत्मविश्वास था,
और उसकी आंखों में एक गहरी पीड़ा को जीतने वाले व्यक्ति की ही तरह एक मजबूत और परिपक्व चमक थी। उसकी बांह पर अभी भी निशान थे और वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, लेकिन अब वह उन निशानों से शर्मिंदा नहीं था। यह एक अमूल्य और सम्मानजनक प्रतीक था, जो यह दिखाता था कि उसने कितनी बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। उसका लंबा और कठिन सैन्य जीवन इस तरह समाप्त हो रहा था। अब उसे एक नई जिंदगी शुरू करनी थी, एक सैनिक के रूप में नहीं, बल्कि एक नागरिक अर्जुन सिंह के रूप में। वर्दी उतारकर नागरिक जीवन में लौटने के बाद अर्जुन के लिए दुनिया अजीब थी। केवल 1 साल से कुछ ज्यादा समय ही बीता था, लेकिन सेना जैसे बंद माहौल के अनुभव ने उसे पूरी तरह से एक अलग इंसान बना दिया था। उसके दोस्त कॉलेज जीवन का आनंद ले रहे थे और भविष्य के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अर्जुन उनकी बातचीत में आसानी से शामिल नहीं हो पा रहा था। उसने जो कुछ भी अनुभव किया था वह 20 साल के युवाओं की रोजमर्रा की बातचीत से बहुत अलग था। बाहर से देखने पर वह काफी हद तक ठीक हो चुका था। लगातार पुनर्वास के कारण उसकी बांह की हरकत लगभग सामान्य हो गई थी और मांसपेशियां भी पहले जितनी नहीं लेकिन काफी हद तक वापस आ गई थीं। लेकिन अदृश्य घाव अभी भी उसके अंदर एक परछाई की तरह मौजूद थे। रात में बुरे सपने आते थे और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर रहना मुश्किल हो जाता था। यह पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (पीएसडी) था। वह अपने कमरे में बंद रहने लगा था। उसके माता पिता अपने बेटे की इस हालत को दुख के साथ देख रहे थे। उन्होंने अपने बेटे को कोई जल्दबाजी में सांत्वना या सलाह नहीं दी। उन्होंने बस चुपचाप इंतजार करने का फैसला किया जब तक कि उनका बेटा खुद अपने घावों को भरकर दुनिया में वापस ना आ जाए। फिर एक दिन उसके पिता अर्जुन के कमरे में आए। उनके हाथ में एक पुराना धनुष और तरकश था। यह वह सामान था जिसे उसके पिता ने युवावस्था में एक अधिकारी तीरंदाजी खिलाड़ी के रूप में इस्तेमाल किया था। अर्जुन, मेरे साथ तीरंदाजी करने चलोगे? अर्जुन ने पहले तो मना कर दिया। उसने बहाना बनाया कि उसकी बांह में पहले जैसी ताकत नहीं है, लेकिन अपने पिता की गंभीर आंखों को देखकर वह अनिच्छा से उठ खड़ा हुआ। पिता और पुत्र घर के पास एक शांत तीरंदाजी रेंज की ओर गए। पिता ने अपने बेटे को शुरू से ही तीरंदाजी सिखाना शुरू किया। सही मुद्रा में कैसे खड़ा होना है, धनुष की डोरी कैसे खींचनी है और सांस को कैसे नियंत्रित करना है। अर्जुन ने पहली बार धनुष पकड़ा। यह उसकी सोच से कहीं ज्यादा भारी और संभालना मुश्किल था। उसने कई बार डोरी खींचने की कोशिश की, लेकिन अपनी घायल बांह की कमजोरी के कारण हर बार असफल रहा। वह झुंझलाहट और लाचारी में धनुष फेंकने ही वाला था। तभी उसके पिता उसके पीछे खड़े हुए और धीरे से उसकी बांह को पकड़ लिया। अर्जुन, धनुष बांह की ताकत से नहीं, बल्कि पूरे शरीर के संतुलन और मन की शांति से चलाया जाता है। अपने अतीत के घावों और गुस्से को भूल जाओ और अपना सारा ध्यान केवल लक्ष्य के एक बिंदु पर केंद्रित करो। पिता की गर्मजोशी भरी आवाज सुनकर अर्जुन ने फिर से खुद को संभाला। उसने अपनी आंखें बंद कीं और एक गहरी सांस ली। फिर उसने अपने मन को परेशान करने वाले सभी विचारों को दूर करने की कोशिश की। उसने फिर से धीरे धीरे धनुष की डोरी खींची। इस बार यह पहले से अलग महसूस हुआ। बांह में दर्द अभी भी था, लेकिन उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे उसका पूरा शरीर एक धुरी बन गया है और धनुष के साथ एक हो गया है। आखिरकार उसकी उंगलियों से छूटा हुआ तीर एक तीखी टिंग की आवाज के साथ उड़ गया और लक्ष्य के ठीक बीच में जा लगा। निशाना। उस पल अर्जुन ने अपने पूरे शरीर में एक रोमांच महसूस किया। यह केवल लक्ष्य भेदने की उपलब्धि से कहीं ज्यादा था। यह एक अलग ही स्तर का आनंद था। उसे ऐसा लगा जैसे उसके मन में जमी हुई अंधेरी गांठ उस तीर के साथ उड़कर चकनाचूर हो गई हो। एक पूर्ण मुक्ति का एहसास। उस दिन के बाद तीरंदाजी अर्जुन के जीवन का एक हिस्सा बन गई। वह हर दिन रेंज पर जाकर सैकड़ों, हजारों बार धनुष की डोरी खींचता था। तीरंदाजी करते समय वह अपने अतीत के आघात से पूरी तरह से मुक्त हो जाता था। उसका मन एक शांत झील की तरह शांत हो गया और उसका बिखरा हुआ ध्यान फिर से एक हो गया। उसका कौशल दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। उसका शरीर एक जन्मजात एथलीट का था और एक बार किसी लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के बाद अंत तक लगे रहने की उसकी मजबूत इच्छा शक्ति तीरंदाजी के खेल के लिए पूरी तरह से उपयुक्त थी। कुछ महीनों बाद उसने मजाक में एक स्थानीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लिया।
और सबकी उम्मीदों को तोड़ते हुए उसने जबरदस्त कौशल के साथ जीत हासिल की। उसका नाम तीरंदाजी की दुनिया में जाना जाने लगा और कई पेशेवर टीमों ने उसे भर्ती करने की पेशकश की। अर्जुन ने एक नया सपना देखना शुरू कर दिया। वह अब अतीत में फंसा हुआ एक पीड़ित नहीं था। अब उसने भारत का राष्ट्रीय प्रतिनिधि बनकर विश्व मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का एक नया लक्ष्य बना लिया था। उसने एक पेशेवर टीम में शामिल होकर अपना करियर शुरू किया। प्रशिक्षण सेना के दिनों जितना ही कठिन था, लेकिन वह खुश था। वह अपनी इच्छा से अपना भविष्य बना रहा था। 1 साल बाद राष्ट्रीय टीम के लिए चयन परीक्षण हुए। अर्जुन ने कड़े प्रतिस्पर्धियों को हराकर आखिरकार अपनी छाती पर तिरंगा लगाया। सेना में टूट चुका एक नौजवान अब देश का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सम्मानित एथलीट के रूप में शानदार ढंग से पुनर्जन्म ले रहा था। उसके जीवन का दूसरा अध्याय इस तरह से चमक के साथ खुल रहा था। वह अब अतीत के घावों में नहीं बौंधा था। उसने अपने घावों को और भी ऊंची उड़ान भरने के लिए एक शक्तिशाली पंख में बदल दिया था। उसका तीर अब एक बड़ी दुनिया की ओर शक्ति से उड़ने के लिए तैयार था। कई साल बीत गए और अर्जुन सिंह ने भारत के एक प्रमुख तीरंदाजी राष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में विश्वव्यापी प्रतिष्ठा हासिल की। उसके नाम के साथ हमेशा अदम्य तीरंदाज और मानवीय जीत का प्रतीक जैसे विशेषण जुड़ते थे। सेना में हुई भयानक चोट से उबरकर विश्व के शिखर पर पहुंचने की उसकी कहानी ने कई लोगों को आशा और प्रेरणा दी। उसने कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया और स्वर्ण पदक जीते। उसका तीर कभी भी लक्ष्य के केंद्र से नहीं चूकता था, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। वह हमेशा विनम्र रहा और अपने अतीत को नहीं का भूला। फिर एक दिन उसे एक चिट्ठी मिली। यह अप्रत्याशित रूप से सैन्य जेल में बंद संदीप तोमर की ओर से थी। अर्जुन कुछ देर के लिए हिचकिचाया। वह भूले हुए अतीत को फिर से कुरेदना नहीं चाहता था, लेकिन किसी चीज से प्रेरित होकर उसने लिफाफा फाड़ा। चिट्ठी टेढ़ी मेढ़ी लिखावट में शुरू हुई थी। अर्जुन सिंह, खिलाड़ी के नाम। मुझे नहीं पता कि तुम यह चिट्ठी पढ़ोगे या नहीं। तुम मुझे याद भी नहीं करना चाहोगे। संदीप तोमर ने चिट्ठी में अपने बीते दिनों पर गहरा पछतावा व्यक्त किया था। उसने जेल में अर्जुन की सफलता की खबर समाचारों के माध्यम से सुनी थी और उसे देर से ही सही यह एहसास हुआ था कि उसके किए ने एक व्यक्ति के जीवन को कितना भयानक रूप से नष्ट कर दिया होता। उसने लिखा कि वह ईमानदारी से माफी मांगना चाहता है। भले ही वह माफी के लायक नहीं है, लेकिन वह एक बार माफी जरूर मांगना चाहता है। चिट्ठी पढ़ते समय अर्जुन का मन उलझन में था। उसके प्रति घृणा बहुत पहले ही फीकी पड़ चुकी थी। जो बचा था वह केवल एक मूर्ख इंसान के प्रति हल्की सी दया थी। चिट्ठी के अंत में एक अप्रत्याशित बात लिखी थी। मैं जानता हूं कि मुझ जैसे आदमी को यह कहने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन राजेश यादव से सावधान रहना। चिट्ठी के अनुसार उसके साथ कैद नायक राजेश यादव कुछ समय पहले ही अपनी सजा पूरी करके रिहा हुआ था। उसने जेल में भी अपनी बर्बादी का सारा दोष अर्जुन पर मढ़ते हुए दांत पीसे थे। वह अपनी जिंदगी के पूरी तरह से बर्बाद हो जाने के कारण बदले की आग में जल रहा था और उसने खुलेआम कहा था कि रिहा होने के बाद वह अर्जुन को ढूंढकर उसे भी वैसा ही सबक सिखाएगा। उसकी आंखों में पागलपन था। वह कुछ भी कर सकता है। कृपया अपना ध्यान रखना। अर्जुन ने चिट्ठी नीचे रखी और गहरी सोच में डूब गया। उसने महसूस किया कि अतीत का बुरा साया अभी खत्म नहीं हुआ है। कुछ दिनों बाद अर्जुन प्रशिक्षण समाप्त करके देर रात को खिलाड़ी गांव लौट रहा था। एक सुनसान गली से गुजरते समय उसने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। यह वर्षों के प्रशिक्षण से विकसित हुई एक सहज वृत्ति थी। उसने जानबूझकर कदम रोके और पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में एक आदमी डरावनी आंखों से उसे घूरता हुआ उसकी ओर आ रहा था। वह राजेश यादव था। उसके हाथ में एक तेज चाकू था। अर्जुन, तेरी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। वह आपा खोकर चिल्लाया और अर्जुन पर झपटा। मैं तुझे भी वैसा ही बना दूंगा। लेकिन अब का अर्जुन अतीत का असहाय जवान नहीं था। उसने राजेश द्वारा चलाए गए चाकू से आसानी से बचते हुए उसकी कलाई मोड़ दी। खन्न की आवाज के साथ चाकू जमीन पर गिर गया। अर्जुन ने पलक झपकते ही उसकी पीठ के पीछे जाकर उसे पूरी तरह से काबू बांधे चाकू जमीन पर कर लिया। सोचा था कि यह खत्म हो गया। अर्जुन ने उसके कान में ठंडी आवाज में फुसफुसाया, जो तुमने मेरे साथ किया और जो तुम अभी करने की कोशिश कर रहे थे
उसकी कीमत तुमने अभी तक नहीं चुकाई है। असली नर्क तो अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अर्जुन ने राजेश को पुलिस के हवाले कर दिया। उस पर हत्या के प्रयास का आरोप लगा और उसे अपनी बची हुई जिंदगी का अधिकांश हिस्सा फिर से जेल में बिताना पड़ा। उसका दयनीय अंत यह दिखाता है कि अपनी गलतियों से न सीखने वाले और बदले की भावना में डूबे हुए व्यक्ति का अंजाम कितना भयानक होता है। सारे तूफान गुजर जाने के बाद अर्जुन के जीवन में फिर से शांति लौट आई। वह अभी भी भारत का सबसे गौरवान्वित तीरंदाज बना रहा। उसकी आंखें किसी भी खतरे के सामने नहीं डगमगाईं और उसका धनुष देश के सम्मान की रक्षा करने वाला सबसे शक्तिशाली हथियार बन गया। समय बीतता गया और अर्जुन भी एक अनुभवी खिलाड़ी बन गया जो सेवानिवृत्ति के करीब था। उसने अपने अनुभव के आधार पर युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने का मार्ग चुना। एक साफ दिन वह अपने माता पिता के साथ उस पहाड़ी पर गया जहां से उसकी पुरानी यूनिट दिखाई देती थी। पापा, माँ, मैं अब ठीक हूं। उसने दोनों की ओर देखकर खुलकर मुस्कुराया। यह मुस्कान एक गहरी पीड़ा को जीतने वाले व्यक्ति की ही तरह एक मजबूत और परिपक्व मुस्कान थी। मैंने जो कुछ भी अनुभव किया उसने मुझे एक मजबूत इंसान बनाया है। अब मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। पिता ने चुपचाप अपने बेटे के कंधे थपथपाए। माँ ने आंसू भरी आंखों से अपने बेटे को गर्मजोशी से गले लगा लिया। तीनों चुपचाप दूर तक फैले यूनिट के दृश्य को देखते रहे। उनके दिलों में नर्क जैसे अतीत की यादें अब केवल एक धुंधले निशान के रूप में बची थीं और वह निशान उन्हें और भी मजबूत और चमकदार बनाने वाला एक सम्मान का पदक बन गया था। आज हमने जो कहानी सुनी वह एक नौजवान द्वारा झेली गई भयानक त्रासदी और उस त्रासदी को जीतने वाली एक महान मानवीय जीत का रिकॉर्ड है। कभी कभी सबसे गहरी निराशा में ही सबसे चमकदार आशा खिलती है। अर्जुन सिंह ने टूटे हुए शरीर और आत्मा की राख से अदम्य इच्छा शक्ति के साथ फिर से उड़ान भरी और पूरे भारत को आशा और साहस दिया। क्या आपके जीवन में भी अर्जुन सिंह की तरह कोई कठिन चुनौती आई है और आपने उस चुनौती का सामना कैसे किया, यह जानने की उत्सुकता है। कृपया अपने बहुमूल्य अनुभव और इस कहानी के प्रति अपनी भावनाओं को नीचे टिप्पणी में साझा करें। आपका एक एक शब्द इस समय कहीं न कहीं अकेले पीड़ा झेल रहे किसी और व्यक्ति के लिए एक बड़ी ताकत और सांत्वना बन सकता है।